लास्ट वीडियो में हमने देखा कि हड़प्पन सिविलाइजेशन से मिले एविडेंसेस कैसे आइडल वर्शिप की तरफ इशारा करते हैं। और तो और आज के हमारे कई रिलीजियस प्रैक्टिस हम हड़प्पन सिविलाइजेशन से ट्रेस कर सकते हैं। फिर वैदिक एज आते आते हमारे रिलीजियस डोमेन में 180 डिग्री का टर्न आया। वो लोग आइडल वर्शिप करते नहीं थे, वो लोग लिंग की पूजा करने वाले को शीशना देव बोलते थे और उसे एक्सेप्ट नहीं करते थे। लेकिन फिर समय के साथ साथ धीरे धीरे इसमें भी चेंजेस आने लगे। इस वीडियो में हम आज उन्हीं चेंजेस के बारे में बात करेंगे जो कि टेम्पल आर्किटेक्चर के एवोल्यूशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको याद होगा 2 प्री कंडीशन जो टेम्पल के लिए चाहिए। पहला ये कि उस रिलीजन में एक आइडल वर्शिप का ट्रेडिशन होना चाहिए और दूसरा ये कि वो रिलीजन एक पॉपुलर सपोर्ट पाए या रॉयल पैट्रोनेज पाए। तो चलिए हम देखते हैं कि इस एज में क्या क्या चेंजेस हुए इस डोमेन में। सैक्रिफाइस बिकेम इलैबोरेट एंड कॉस्टली। धीरे धीरे हम देखते हैं कि सैक्रिफाइस बहुत ही कॉम्प्लेक्स और इलैबोरेट हो गए थे। जैसे अश्वमेध यज्ञ को कंप्लीट होने में 1 साल से ज्यादा का टाइम लग जाता था और फिर बहुत से एनिमल को सैक्रिफाइस भी किया जाता था। सब लोग के बस की बात नहीं थी ये। मींस भगवान सबके लिए अप्रोचेबल नहीं थे। अब राइज ऑफ सिंबलिज्म एंड नॉलेज। कुछ लेटर वैदिक टेक्स्ट जैसे उपनिषद रिचुअल्स के सिंबॉलिक मीनिंग पर जोर देने लगे। कर्म, ब्रह्म, आत्मा जैसे कंसेप्ट्स इमर्ज होने लगे। ऐसा नहीं कि ये टेक्स्ट रिचुअल को रिजेक्ट कर रहे थे, लेकिन रिचुअल्स को रिकंसेप्चुअलाइज करके इसके सिंबॉलिक मीनिंग पर ज्यादा जोर दे रहे थे। इमर्जेंस ऑफ वर्णा। और इसी समय वर्णा जैसे कंसेप्ट का इमर्जेंस होता है जिसने सोसाइटी को बहुत से हिस्सों में बांट दिया और बहुत से लोगों को वैदिक सैक्रिफाइस से बिल्कुल दूर कर दिया गया। आइडिया ऑफ प्यूरिटी एंड इम्प्यूरिटी। कई स्कॉलर्स का ये मानना है कि अरिपना जैसे प्रैक्टिसेस ने अल्टीमेटली एक सेक्रेड स्पेस यानी टेम्पल को जन्म दिया। अरिपना वर्ड अलेपना या लेपना से डिराइव हुआ है। होता ये था कि सैक्रिफाइस से पहले लोग उस जगह को राइस पेस्ट और सिंदूर से लेप देते थे। मानना ये था कि इससे वो प्लेस प्योर हो जाएगा। एंड दिस एक्ट ऑफ रिचुअल प्यूरिफिकेशन लेटर ट्रांसलेटेड इनटू अ सेपरेट स्पेस which was pure, that is temple. The preciseness of fire altars. सूल्ब सूत्र जैसे टेक्स्ट जो कि 4th या 3rd सेंचुरी BCE में लिखी गई एक प्रिसाइज तरीका बताती है फायर ऑल्टर्स को बनाने का। और इस ज्योमेट्री में सबसे इंपॉर्टेंट टूल था शांकु यंत्र, एक ऐसी इंस्ट्रूमेंट जो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन बताती थी। इसी ज्योमेट्रिक प्रिसिजन की वजह से आने वाले टेम्पल्स में भी प्रिसाइज आर्किटेक्चरल प्लान फॉलो होने लगा। अब आप देख रहे होंगे कि लेटर वैदिक पीरियड में सोसाइटी कुछ इस तरफ जा रही थी जहां भगवान को पाना बहुत रिस्ट्रिक्टेड एक्टिविटी हो चुका था। भगवान से इंटरैक्ट करना मुश्किल था, सैक्रिफाइसेस कॉस्टली हो चुके थे, रिचुअल्स बहुत कॉम्प्लेक्स हो चुके थे। शूद्रास को वैदिक से रिचुअल से बिल्कुल बाहर कर दिया गया था। यानी ऐसी सोसाइटी में बहुत से लोग डिससेटिस्फाइड थे। वो ढूंढ रहे थे एक ऑल्टरनेटिव पाथ जो कि उन्हें जल्दी ही मिलने वाला था। और फिर आता है महाजनपदा का पीरियड। इस एज में बुद्धिज्म और जैनिज्म जैसे हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स का इमर्जेंस होता है। वैदिक थॉट्स को ऑर्थोडॉक्स कहा जाता है और ऐसे रिलीजन या बिलीफ जिसने वेद की अथॉरिटी को रिजेक्ट किया उसे हम हेटेरोडॉक्स सेक्ट कहते हैं। ये नए थॉट्स वैदिक सैक्रिफाइस और रिचुअल्स को क्वेश्चन करने के साथ साथ एक ऑल्टरनेटिव रास्ता भी दे रहे थे जो आम लोगों के लिए एक्सेसिबल था। अब याद कीजिए कि वैदिक हिंदुइज्म में बहुत से लोग इस सैक्रिफाइस से बाहर थे। जैसे शूद्र वर्ण के लोग वेद को सुन भी नहीं सकते थे। और जब वैदिक रिचुअल्स बहुत इलैबोरेट हो गए तो कई लोग इतने महंगे महंगे सैक्रिफाइस को अफोर्ड भी नहीं कर सकते थे। और वहीं इन हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स में इन थ्योरी कोई भी इस बात को फॉलो कर सकता था। इसलिए इन हेटेरोडॉक्स रिलीजन्स को बहुत बूस्ट मिला और ब्राह्मणिक रिलीजन की पॉपुलैरिटी घटने लगी। अब भगवान को पाने के लिए जरूरी नहीं कि यज्ञ करवाया जाए। बुद्ध का अष्टांग मार्ग था जो प्रैक्टिकल और आसान भी था। तो बुद्धिज्म एंड जैनिज्म की पॉपुलैरिटी बढ़ती गई, लोग इससे जुड़ने लगे और अशोका जैसे माइटी रूलर्स ने भी इसको पैट्रोनेज दिया। तो याद कीजिए जो 2 प्री कंडीशन हमारा टेम्पल डेवलपमेंट के लिए था, एक कि उसकी पॉपुलैरिटी बढ़े, दूसरा आइडल वर्शिप। तो यहाँ पॉपुलैरिटी तो बढ़ रही थी लेकिन दिक्कत ये थी कि आइडल वर्शिप का कंसेप्ट अभी भी नहीं आया था। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि रिलीजियस स्ट्रक्चर की शुरुआत हो चुकी थी। कैसे, आइए जानते हैं। कहा यह जाता है कि जब बुद्ध अपने महापरिनिर्वाणा यानी डेथ के नजदीक आ रहे थे तो उनके फॉलोअर्स ने पूछा कि जब आप चले जाएंगे तो किसकी पूजा करेंगे हम लोग। तो बुद्ध ने अपने बेगिंग बाउल को उल्टा रखकर उस पे अपना स्टिक रख दिया और बोला ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनाना। अब आप इस स्ट्रक्चर को देखिए, ये स्तूपा के जैसे लग रहा है ना। तो कुछ ऐसे शुरू होता है स्तूपा कल्ट। इसके बारे में हम अलग से डिस्कस करेंगे, लेकिन एक बात यहाँ जान लीजिए कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पहला रिलीजियस स्ट्रक्चर हमें बुद्धिज्म से एसोसिएटेड मिलता है जो है स्तूपा। और ऐसे ही सिमिलर चेंजेस हमें जैनिज्म में भी देखने को मिलता है। मथुरा के कंकाली टीला से हमें एक जैन स्तूपा मिला है जिसे देव निर्मित स्तूपा कहा जाता था। और हमें जैना केव्स भी मिले हैं जैसे उदयगिरी और खांडागिरी में। और फिर अशोका के टाइम पर हम देखेंगे कि बड़े बड़े स्टोन स्ट्रक्चर्स बनने लगे। इसके पहले टेम्पररी स्ट्रक्चर्स बनते थे जिसमें ज्यादातर लकड़ी का इस्तेमाल होता था, लेकिन अशोका के टाइम से ही स्टोन का यूज होने लगा। बहुत जगह केव कटिंग एक्टिविटी चालू हुई और फिर अशोका ने बहुत से स्तूपास को भी बनवाया।
यानी हमें एक पॉपुलर रिलीजन मिल गया था, उसे रॉयल पैट्रोनेज भी मिलने लगा और उससे एसोसिएटेड रिलीजियस स्ट्रक्चर भी बनने लगे थे, लेकिन अभी भी आइडल वर्शिप नहीं था। तो चलिए आगे की कहानी जानते हैं। फिर इसी टाइम पीरियड में हमें बहुत से लोकल कल्ट भी देखने को मिलते हैं। लोकल कल्ट मतलब जैसे आप देखते होंगे कि 2-4 गांव में कोई देवी या देवता फेमस होते हैं। धीरे धीरे ये लोकल कल्ट बड़े होने लगे। एग्जाम्पल के तौर पर यक्ष और यक्षिणी, नाग, नागी, जैसे दीदारगंज से मिली यक्षी को देखिए या परखम में मिले यक्ष को देखिए। ये सब वैदिक गॉड नहीं थे बल्कि लोकल डिटीज थे, यानी इमेज वर्शिप की शुरुआत हो चुकी थी, भले लोकल लेवल पर। अब यहीं पर आप एक चीज सोचिए, वैदिक रिलीजन हो या शुरुआत में बुद्धिज्म, दोनों में हमें इमेज वर्शिप नहीं मिलता है। बुद्धा को इनिशियली उनके सिंबल्स से पूजा जाता था, जैसे चक्र, लोटस थ्रोन। अब एक आम आदमी के पर्सपेक्टिव से क्या होगा, उसे ऐसे भगवान को पूजना है जिसका कोई शेप नहीं, वो एब्स्ट्रैक्ट है। वहीं दूसरे केस में देखिए कि अगर हम भगवान को एक इंसान का रूप दे दें, यानी एंथ्रोपोमॉर्फिक रूप दे दें, तो लोगों के लिए आसान हो जाएगा भगवान से रिलेट करना। अब भगवान उसे मूर्ति में दिख रहे हैं, उसे अपना दिमाग नहीं लगाना कि किसी एब्स्ट्रैक्ट ब्रह्म या बुद्ध को सोचने में। और जैसे कि हमने डिस्कस किया कि लोकल लेवल पर ऑलरेडी मूर्ति पूजा शुरू हो गई थी, तो अब ये मेजर रिलीजन्स भी इस इन्फ्लुएंस से दूर नहीं रह सकते थे। इसीलिए हम देखेंगे कि बुद्धिज्म में एक नया डॉक्ट्रिन आया, महायाना बुद्धिज्म, और वैदिक हिंदुइज्म पुरानिक हिंदुइज्म में चेंज हो गया। अराउंड 1st सेंचुरी सी महायाना बुद्धिज्म का इमर्जेंस होता है। सिंपल लैंग्वेज में ऐसे समझिए कि महायाना बुद्धिज्म पॉपुलर फॉर्म था बुद्धिज्म का, लोगों के लिए ज्यादा एक्सेसिबल। फिर कुशाना के टाइम पर हम देखते हैं कि राजा के लिए भी मंदिर बन रहा था, जिसमें राजा की मूर्ति रखी गई थी। इसके एविडेंसेस हमें मथुरा से मिलते हैं, और ये वही समय था जब मथुरा और गांधारा स्कूल में बुद्ध की मूर्तियां बन रही थी। मतलब इमेज वर्शिप अब सेंटर स्टेज पर आ चुका था। और उधर वैदिक हिंदुइज्म में भी चेंजेस आ रहे थे। बुद्धिज्म और जैनिज्म जैसे नए नए रिलीजन वैदिक हिंदुइज्म को कंपटीशन दे रहे थे, या तो अब वैदिक रिलीजन में चेंज आए या फिर वो डिक्लाइन हो जाए। इसलिए अब वैदिक हिंदुइज्म भी चेंज हुआ, जैसे यज्ञ और यजमान की जगह पूजा और भक्ति के कंसेप्ट इमर्ज होने लगे। जहां वैदिक एज में इंद्र, वरुण और अग्नि जैसे डिटीज इंपॉर्टेंट थे, वहीं इस रिफॉर्म्ड रिलीजन में विष्णु, शिव और शक्ति के पैंथियन डेवलप होने लगे। जहां वैदिक टेक्स्ट बहुत से लोगों के लिए इनएक्सेसिबल था, वहीं अब पुराण के आने से ये कॉमन लोगों तक पहुंच गई। जहां वैदिक एज की रिलीजन का सोशल बेस सिर्फ आर्य लोग थे, वहीं अब इस एज में बहुत से लोकल कल्ट को भी इनकॉर्पोरेट कर लिया गया। जैसे कृष्ण और बलराम पहले मथुरा रीजन के लोकल कल्ट थे, जिसे वैष्णव पैंथियन में इंक्लूड कर लिया गया। और ब्राह्मण लोग भी अपने रोल को चेंज करने लगे। जहां पहले वो लोग सैक्रिफाइस एक्सपर्ट थे, अब टेम्पल प्रीस्ट बनने लगे। इस चेंज एंड रीस्ट्रक्चर्ड रिलीजन को हम पुरानिक हिंदुइज्म भी बोलते हैं। जहां बुद्धिज्म में संघ हुआ करता था, वहीं पुरानिक हिंदुइज्म में मठ को पॉपुलराइज किया गया। मतलब ओवरऑल पुरानिक हिंदुइज्म ने बुद्धिज्म जैसे रिलीजन को चैलेंज किया, मोक्ष को और एक्सेसिबल बना दिया कॉमन लोगों के लिए। अब जैसे जैसे पुरानिक हिंदुइज्म की पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी, वैसे वैसे इसके फॉलोअर्स भी बढ़ने लगे। जब फॉलोअर्स बढ़ेंगे तो लीडर्स भी इसको बढ़ावा देंगे। अब जैसे इंडिया में क्रिश्चियनिटी को तो बढ़ावा मिलेगा नहीं, क्योंकि मेजोरिटी लोग हिंदू है। उस समय भी लीडर्स को लेजिटिमेसी चाहिए थी, और जब लीडर पैट्रोनेज देगा तो बड़े बड़े परमानेंट स्ट्रक्चर्स बनेंगे। और कुछ इस तरीके से इमर्ज हुई टेम्पल आर्किटेक्चर। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि टेम्पल की शुरुआत अचानक से नहीं हुई थी, बल्कि बुद्धिज्म और जैनिज्म जैसे ट्रेडिशंस का इस पर बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था। इवन जो लोकल कल्ट्स थे, जैसे यक्ष और यक्षिणी, नाग और नागी, ये सब भी कहीं ना कहीं टेम्पल डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस कर रहे थे। इमेज वर्शिप का आना, फिर पैट्रोनेज का बढ़ना, फिर परमानेंट स्ट्रक्चर का बनना, ये सब लॉजिकली इवॉल्व हो रहा था। होपफुली आपको ये रिलीजियस डेवलपमेंट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि टेम्पल इवॉल्व कैसे हुआ और कैसे वो धीरे धीरे 3 डिस्टिंक्ट फॉर्म ले लिया, नगारा, विसारा और द्रविड़ा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और इस वीडियो को और भी स्टूडेंट्स तक शेयर करें।